हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री, इतिहास विषय। कक्षा 12 जो एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित आपका इतिहास विषय है, उसके ऊपर अपन आज से चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हिस्ट्री विषय है, इसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं आपको बड़े डिटेल के साथ और अच्छे से एक नोट्स के तौर पर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आपकी ये तैयारी को और ज्यादा बेहतर करेगा। और साथ ही साथ ना केवल कक्षा 12th के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, बल्कि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अक्सर एनसीईआरटी पुस्तक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक करके इस पूरी पुस्तक जो इतिहास की पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे और बड़े डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे और एकदम साधारण शब्दों के साथ आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप बड़े ही मन लगाकर इस वीडियो को देखें और साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते हुए चले, ताकि ये वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करेंगे हम इतिहास विषय को लेकर। जो इतिहास विषय है उसके अंदर हम सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे कि आखिर इतिहास होता क्या है, किस प्रकार से इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है और किस प्रकार से हम इतिहास का काल निर्धारण करते हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार से इतिहास का हम विभाजन करते हैं यानी वर्गीकरण करते हैं, और किस तरह से हम इस इतिहास को अध्ययन कर सकते हैं और करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं पूरे इतिहास का आपको परिचय देने वाला हूँ। आप बड़े मन से इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने के साथ ही सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो इतिहास होता है आखिर वो इतिहास है क्या। तो सबसे पहले अपन इस इतिहास के बारे में देखेंगे। तो इतिहास जो है वो सामाजिक विज्ञान जो एक विषय चलता है, सामाजिक विज्ञान का ये क्या है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। तो प्यारे बच्चों, तो सामाजिक विज्ञान विषय जो कक्षा 10 तक आप पढ़ते आए थे, जिसके अंदर बहुत सारे विषय होते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंदर अनंत विषय होते हैं। वैसे तो 7-8 मुख्य विषय होते हैं। 7-8 मुख्य विषयों के अंदर इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीति होता है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन। ये कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि किससे जुड़े हुए होते हैं, सामाजिक विज्ञान से। किससे जुड़े होते हैं? सामाजिक विज्ञान से। इसी सामाजिक विज्ञान की इन विषयों में से एक जो विषय है आपका वो है इतिहास। तो ये सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, सामाजिक विज्ञान की इतिहास है वो एक ऐसी शाखा है। कैसी शाखा? ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का अध्ययन करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अतीत का अध्ययन किया जाता है। अतीत का अध्ययन किया जाता है। अतीत मतलब बच्चों, अतीत का अर्थ होता है, ये जो अतीत लिखा है इसका अर्थ होता है बीता हुआ काल, यानी जो काल बीत गया है उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? इतिहास में करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अतीत का अध्ययन किया जाता है वही क्या है? इतिहास है। वही क्या है? इतिहास। तो प्यारे बच्चों, इतिहास जो है वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, या सामाजिक विज्ञान का ये एक ऐसा विषय जिसमें अतीत का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी जो काल बीत गया है, यानी जो बीता हुआ काल है उसका अध्ययन हम इतिहास के अंदर करते हैं। तो इतिहास जो है वो कितना पुराना हो सकता है? तो इतिहास का कोई फिक्स ऐसे निश्चित समय नहीं है कि इतना पुराना इतिहास है। इतिहास की जो शुरुआत होती है वो मानव जीवन की शुरुआत के साथ मानी जाती है। यानी जो मानव जीवन का जो इतिहास है वो मानव जीवन की शुरुआत से ही, जब से मानव जीवन शुरू हुआ है उसकी शुरुआत से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। यानी जब भी हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो इसमें जब से मानव जीवन की शुरुआत हुई तब से लेकर वर्तमान तक का संपूर्ण जो अध्ययन करेंगे वो किसमें करेंगे? इतिहास विषय के अंदर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपन जो पढ़ रहे हैं, अब जो इतिहास विषय पढ़ रहे हैं, आपने ये जाना कि इतिहास आखिर होता क्या। तो इतिहास सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा या ऐसा विषय है जिसके अंदर हम अतीत यानी जो बीता हुआ काल है, जो बीत चुका है काल, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और अध्ययन कहां से करते हैं? तो मानव जीवन की जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर वर्तमान तक का जितना भी समस्त हम अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं? इतिहास में करते हैं। तो ये थी इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी यानी सामान्य परिभाषा, जिससे आप समझ सको कि इतिहास में हमें अध्ययन करना किसका है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो इतिहास होता है इसको हम किस प्रकार से, इसके बारे में किस प्रकार से जानकारी जुटा सकते हैं। क्योंकि इतिहास बहुत पुराना है, मानव जीवन की शुरुआत से हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो हमें ये जानकारियां कहां से मिलती है? कैसे हम पता कर पाते हैं कि आज से 2000 साल 5000 साल
पहले ये सब कुछ हुआ करता था, या उस समय ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी, ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी। तो इन सब का अध्ययन हम जो इतिहास में करते हैं वो किसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है? तो ये जो जानकारी के स्रोत है, यानी जो इतिहास जानने के साधन है या इतिहास की जानकारी के जो स्रोत है वो कौन कौन से, तो वो अपन एक बार देख लेते हैं। इतिहास जानने के जो साधन है उनको मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। तो पहला अपन जो बांटेंगे वो होगा आपका पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य, यानी जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं उनके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आप कहोगे कि ये जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं क्या है? तो ये प्राचीन काल के कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं, यानी जो बीते हुए काल के कुछ ऐसे साक्ष्य जिसके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसके अंदर हम एक तो शामिल करते हैं अभिलेखों, अभिलेख, शिलालेख, ऐसे लेख जो पत्रों के ऊपर या मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर लिखे गए हो। उन लेखों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जो प्राचीन इतिहास है उसके अंदर जो राजा महाराजा होते थे वो इस प्रकार के अभिलेख लिखवाया करते थे। तो इन अभिलेखों को पढ़कर, इनको देखकर, इनको समझकर हम इतिहास के बारे में क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरे हम देख सकते हैं इसके अंदर मृदबांड। हाँ दोस्तों, मृदबांड वो होते हैं जो मिट्टी के बर्तन। हाँ, मिट्टी के बर्तनों को देखकर भी हम उस समय की इतिहास को जान सकते हैं। यानी अलग अलग काल में मिट्टी के बर्तनों के आकार में, उनकी बनावट में भी बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। उसके समय की जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। तो अभिलेख हो गया, मृतबांड हो गए, और सिक्के। हाँ, सिक्के प्यारे बच्चों, ये जो सिक्के होते हैं ये भी हमें इतिहास के बारे में क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। अलग अलग शासकों के काल में अलग अलग सिक्के प्रचलित थे, तो इन सिक्कों को देखकर भी हम इतिहास के बारे में क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं अपन, और इसके अंदर ये एक चीज और भी देख सकते हैं, चित्रकला को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी जो इतिहास के जानने की जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसके अंदर चित्रकला का भी क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। यानी प्राचीन काल के अंदर चित्रकला जो कि शिलाओं के ऊपर अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, उन चित्रों को देखकर, उनको समझकर भी हम क्या कर सकते हैं? इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो प्यारे बच्चों में आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो इतिहास है उस इतिहास को जानने के क्या स्रोत हो सकते हैं, यानी इतिहास को जानकारी के क्या स्रोत हो सकते हैं। यानी हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो हमें कहां से मिला है, किस प्रकार से हमने जाना है कि उस काल में ये चीजें घटित हुई थी या ये चीजें प्रचलित थी। तो ये हमने देखा कि पुरातात्विक कुछ साक्ष्य होते हैं जिनके आधार पर हम इतिहास का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ होता है साहित्य। हाँ, साहित्यिक स्रोत जो होते हैं, दूसरा हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्य का मतलब आप समझ गए होंगे, उस काल में लिखी हुई कुछ ऐसी किताबें, ऐसी कुछ बातें जो हमें क्या बताती हो? इतिहास के बारे में जानकारी देती हो। अब साहित्यिक स्रोतों में प्यारे बच्चों इनको भी दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक साहित्यिक जो स्रोत है उसके अंदर देसी साहित्य। हाँ प्यारे बच्चों, जो देसी साहित्य का मतलब है अपने देश के कुछ विद्वानों ने और कुछ दरबारी कवि हुआ करते थे राजा महाराजाओं काल में, उन्होंने जो साहित्य रचा है यानी जो लिखा है उनको हम देसी साहित्य में रखते हैं। और कुछ विदेशी साहित्य होता है। कौन सा साहित्य? विदेशी साहित्य। कौन सा साहित्य? तो विदेशी साहित्य के रूप में अपन इसको देखते हैं। विदेशी साहित्य के अंदर क्या होता है? विदेश से आए हुए लोग, यानी कुछ यात्रीगण जो भारत देश में आए थे और उन्होंने यहाँ पर कुछ चीजों को देखकर कुछ चीजें उन्होंने लिख दी थी, साहित्य के रूप में लिखी थी। उनका भी कुछ संग्रह होता है, पुस्तकें हैं, उनको अपन विदेशी साहित्य के अंदर रखते हैं। तो अपन ने जाना कि किस प्रकार से इतिहास के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक पुरातात्विक साक्ष्य को देखा, दूसरा साहित्यिक स्रोत को देखा। पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर अभिलेख, मृदभांड, सिक्के और चित्रकला को देखा। तो साहित्यिक स्रोतों के अंदर देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। प्यारे बच्चों, जब जब अपन आगे बढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो कहीं पर अपन देसी साहित्य का उल्लेख आएगा तो कहीं विदेशी साहित्य का उल्लेख आएगा। तो अपन इनको डिटेल से पढ़ते चलेंगे। देसी साहित्य को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया साहित्य और उसके अलावा ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यानी जो ब्राह्मणों के अलावा जो जिन्होंने साहित्य लिखा था वो भी इसके अंदर आ सकता है। विदेशी साहित्यों के अंदर मैगजीनीज हो या चीन के वेंजांग हो, फाइयान हो, ये जितने भी यात्री भारत में आए थे उन्होंने इसके संबंध में क्या लिखा था? इतिहास लिखा था। तो
अपन ने ये मोटा मोटा ये जानने का प्रयास किया कि हम जो जिस इतिहास का अध्ययन करेंगे उसके बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है या कैसे प्राप्त होती है। तो ये एक हल्की सी आपको मैंने जानकारी दी जिससे आप समझ सको कि इतिहास के बारे में हमें जानकारी कैसे होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो इतिहास है उसका काल निर्धारण कैसे किया जाता है। अब आप कहोगे काल निर्धारण मतलब इसमें समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। समय का निर्धारण कैसे कि अब 5000 साल पहले 7000 साल पहले जो घटनाएं घटित हुई थी उसको किस प्रकार से समयबद्ध किया जाता है कि ये इस टाइम की घटना घटित हुई है। तो मैं आपको बहुत प्यारे बच्चों बता दूं कि जो विश्व का इतिहास है, जो अपन विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, इस विश्व इतिहास का जो निर्धारण किया जाता है वो ईसा मसीह के जन्म को लेकर किया जाता है। दोस्तों मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये एक ऐसी लाइन है, इस लाइन के बीच में मैं यहाँ पे एक डॉट बना रहा हूं। इस डॉट का मतलब यह है कि ईसा मसीह का यहाँ पे क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म, यानी इस डॉट जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस जन्म को केंद्र मानकर, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस जन्म को केंद्र मानकर वहां पे एक सन की शुरुआत की गई थी, ईसवी सन की। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा ईसवी देखा होगा, तो इस ईसवी सन की जो शुरुआत है वो ईसा मसीह के जन्म से की गई थी। एक बार के लिए मैं पहले का जो ये लाइन है इसको मिटा रहा हूं, यानी आप आसानी से समझ सको कि ये जो ईसा मसीह है इनका जो जन्म हुआ था, इनके जन्म के बाद का जितना भी समय है उसको ईसवी सन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एनो डोमिनी, एडी, एनो डोमिनी, यानी इसको ईसवी के नाम से जाना जाता है। ईसा मसीह के जन्म से शून्य मानकर उसके बाद में 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आगे साल चलते जाते वर्तमान में जो समय चल रहा है वो 2025 ईस्वी है। तो ये जो 2025 ईस्वी है इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए, 2025 वर्ष बीत गए हैं। यानी तो ईसा मसीह के जन्म को केंद्र माना और उसके बाद के समय को हमने क्या नाम दिया, ईस्वी दिया, एडी दिया, यानी एनो डोमिनी नाम इसको दिया, जो कि वर्तमान में अभी कहां तक पहुंच गया, 2025 तक। तो ये तो था समय जिसके अंदर प्लस अपन जोड़ते गए, आगे से आगे चलते गए। अब जैसे आगे चलेंगे 2026 27 28 इस प्रकार से आगे 3000 4000 आगे से आगे चलता रहेगा। तो इसके बाद का अपन इतिहास का काल निर्धारण करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन क्या इससे ईसा मसीह के जन्म से पहले का इतिहास नहीं? तो दोस्तों बिल्कुल इससे पहले का भी क्या है, इतिहास है। तो इसका इतिहास को हमने पीछे की तरफ इस प्रकार से लाइन खींची और कहा ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होगा उसको हम कहेंगे ईसा पूर्व। क्या कहेंगे, ईसा पूर्व, यानी बीसी। क्या कहेंगे, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय होगा हम उसको ईसा पूर्व कहेंगे, यानी बिफोर क्राइस्ट कहेंगे। यानी जो ईसा मसीह का जन्म है उससे हम वेग चलते जाएंगे। इधर जब हम चलेंगे तो इस प्रकार से प्लस में चलते जाते हैं, यानी पहले 1 था 2 3 4 5 6 2025। लेकिन जब हम ईसा पूर्व में चलेंगे तो ईसा मसीह के जन्म से इधर चलेंगे तो 1 फिर 2 3 इस प्रकार से उल्टा चलते हैं। इधर जो चलेंगे वो पूरा पूरा कैसे चलेंगे, उल्टा चलते हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो काल है उसको ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट बीसी, और ईसा मसीह के जन्म का बाद का जो समय है उसको एडी यानी ईसवी सन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आजकल जो है समय के साथ में इस ईसा पूर्व जो बीसी है इसको कहा जाने लगा है बीसीई, बीसीई यानी बिफोर क्राइस्ट एरा। क्या क्या जाता है इसको आजकल कहा, बिफोर क्राइस्ट एरा, बीसीई, यानी आजकल इसको क्या कहा जाने लगा, बीसीई यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, और इसको कहा जाना लगा सीई यानी कॉमन एरा। इसको कह देंगे अपन सीई को कॉमन एरा। तो जो ईसवी सन यानी एडी है उसको कॉमन एरा यानी सीई, और जो ईसा पूर्व बीसी है उसको बीसीई बिफोर क्राइस्ट एरा भी कहा जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ईसा मसीह है इनका जो जन्म हुआ था उसके बाद का समय ईसवी सन के नाम से जाना जाता है, और उससे पहले का जो समय है उसको ईसा पूर्व बीसी के नाम से जाना जाता है। अब जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे तो जब हम ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करेंगे तो उसके पीछे ईसा पूर्व यानी बीसी लगा हुआ होगा, और जब ईसा मसीह के जन्म के बाद का अपन इतिहास पढ़ेंगे तो उसके आगे ईसवी यानी एडी लगा हुआ होगा। तो ये हमने जाना इस प्रकार से इतिहास का काल निर्धारण कैसे किया जाता है। अब प्यारे बच्चों अपन चलते हैं आगे।
आगे हम चलेंगे तो हम अब देखेंगे इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया गया है। हाँ, इतिहास को किस प्रकार से बांट कर पढ़ा जाता है, क्योंकि संपूर्ण इतिहास को एक साथ पढ़ पाना इतना आसान नहीं है, और अगर एक साथ पढ़ेंगे तो उसको समझ पाना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए इतिहासकारों ने इस इतिहास का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। तो वर्गीकरण अपन कर लेते हैं, इस इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो अपन देखने का प्रयास करेंगे कि जो इतिहास है, इस इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। और इतिहास का वर्गीकरण कर लेते हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला काल है उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्राग प्लस ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल इसको कहा जाता है। उसके बाद का जो सेकंड जो है काल, उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो ये इतिहास का वर्गीकरण है, इसके अंदर अपन ने पहला देखा प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा अपन ने जो देखा है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। तो तीसरा अपन देख रहे हैं उसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल प्यारे बच्चों, ऐतिहासिक काल। तो ये क्या है, ऐतिहासिक काल। अब अपन देखेंगे कि किस प्रकार से इनके अंदर भिन्नता है, क्यों इस इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्यारे बच्चों, ये जो काल है इसको अपन पाषाण काल के बारे नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जितनी भी जो अपन को जानकारी मिलती है वो पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। यानी इस काल को भी वैसे 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया। इस काल में आदिमानव हुआ करते थे, इस प्रकार से वो पत्थरों के माध्यम से अपनी जीवन का संचालन करते थे। किस प्रकार से वो पत्थरों को एक औजार के रूप में काम लेते थे, उन्हीं पत्थरों को बर्तनों के रूप में काम लेते थे। पूरा पाषाण काल के अंदर उन्होंने सबसे पहले इन पत्थरों से काम में लेना शुरू किया था। उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को काम में लिया। मध्य पाषाण काल में उनका आकार छोटा हो गया, और जो नव पाषाण है तब तक उन्होंने पत्थरों को नुकीला बना लिया, यानी हथियार के रूप में भी उनको अच्छे से काम में लेना शुरू कर दिया, और छोटे छोटे पत्थरों को काम में लेना शुरू किया था। ये तो थी इसके बारे में सामान्य जानकारी। जबकि आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, जो पाषाण काल है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि इस काल के अंदर हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। यानी बच्चों क्या नहीं मिलता, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। अपन जिस साहित्य की बात कर रहे थे कि इतिहास में जानने के जो स्रोत के अंदर अपन ने देखा था कि जो साहित्य होता है वो साहित्य इसमें हमें नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो प्रागैतिहासिक काल था इसके अंदर जो मानव था वो आदि मानव के रूप में था। वो इतना शिक्षित नहीं था, वो इतना पढ़ लिख के समझदार नहीं था कि वो कोई साक्ष्य लिख सके। हमें यहाँ पर इस काल के अंदर जितने भी साक्ष्य मिलते हैं वो पत्थरों को, उनके मर्दभांड जो औजार वगैरह हुआ करते थे उनको देखकर ही हम इसका पता लगाते हैं। तो इसके अंदर हमें किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रागैतिहासिक काल है जिसको पाषाण काल कहा जाता है उसमें किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। हम अपन देख रहे थे इतिहास का वर्गीकरण, और उसके अंदर अपन एक चीज देखी प्रागैतिहासिक काल। अब जो आद्य ऐतिहासिक काल है इस काल के अंदर अपन देखिए, इसमें अपन ने देखा था लिखित साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिलता, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, लिखित साक्ष्य मिलेगा, यानी लिखी हुई चीजें मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस काल में लिखित साक्ष्य जरूर मिलते हैं, लेकिन उसको जो अपने इतिहासकार है, जो विद्वान है, आधुनिक विद्वान, वो इसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसमें जो आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमें साक्ष्य मिलेगा वो लिखा हुआ साक्ष्य जरूर मिलेगा, लेकिन उनको क्या नहीं किया जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। इस साहित्य को अपन क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, लिखा हुआ जरूर है इसमें, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन अपन उसको क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। तो दोस्त प्यारे बच्चों, अब इसके अंदर देखेंगे कि ये आद्य ऐतिहासिक काल है। इसमें तो पाषाण काल को देख लिया, इसके अंदर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल होता है। इस काल में मुख्य कौन सी ऐसी चीज है जिसको अपन पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। तो अपन बच्चों जो अपने इतिहास का जो पहला पार्ट है हड़प्पा संस्कृति, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, वो पूरी सभ्यता जो है वो इस आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इसी का उदाहरण है, किस आद्य ऐतिहासिक काल का, सिंधु घाटी सभ्यता। तो अपन जब पहला पार्ट पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो इसके ये जो सभ्यता होगी वो पूर्णतः किस पे आधारित है, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इस काल के अंदर अपन सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे।
घटी सभ्यता जो है उसके बाद अपन देखते हैं ऐतिहासिक काल। हाँ तो प्यारे बच्चों, अपन देख रहे हैं इतिहास का वर्गीकरण, उसके अंदर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और जो तीसरा काल है वो है ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में क्या होगा, हमें लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और हम उन साक्ष्यों को क्या कर सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे। तो लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे, ये तो मिलेंगे, साथ में वो पढ़े भी जा सकते हैं, यानी जो साक्ष्य मिलेंगे वो पढ़े भी जा सकते हैं। यानी जो हम ऐतिहासिक काल के अंदर जितनी भी इतिहास की घटनाएं हैं उसके संबंध में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उन लिखित साक्ष्य को अपन पढ़ा भी जा सकता है, क्योंकि उनकी जो लिपि है वो आधुनिक अपन वर्तमान में जो लिपि काम में ले रहे हैं उससे कहीं ना कहीं संबंधित है। और उसके विद्वानों ने इस लिपि को क्या कर दिया, ये जो लिखी हुई साक्ष्य है इनको पढ़ा भी लिया है। इसमें जो अपन को साक्ष्य मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है इसको अपन पृष्ठभेदन लिपि कहते हैं या गोमूत्री लिपि या सर्पिलाकार लिपि है। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए जो आदि ऐतिहासिक काल के अंदर जो भी आपको चीजें लिखी हुई चीजें मिलेगी अपन उसको पढ़ नहीं सकते, जबकि ऐतिहासिक काल के अंदर जितने भी साक्ष्य मिलेंगे उन्हें अपन आसानी से पढ़ सकते हैं। अब जो ऐतिहासिक काल है वो अपने आप में भी बहुत बड़ा काल है, क्योंकि इस काल को भी अपन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल है, इस काल को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 3 भागों में, एक प्राचीन काल, एक मध्य काल, एक आधुनिक काल। भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसको 3 भागों में बांटते हैं, तो अपन चर्चा करेंगे इस ऐतिहासिक काल की अलग से। तो प्यारे बच्चों अभी चलते हैं अपन और देखते हैं इस ऐतिहासिक काल को। तो ये जो ऐतिहासिक काल है प्यारे बच्चों, इसको भी अपन कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। तो 3 भागों में इसको बांटने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 3 भागों में जो बांटेंगे उसके अंदर अपन देखेंगे प्राचीन काल, कौन सा काल, प्राचीन काल, प्राचीन काल। फिर अपन इसको लिखेंगे मध्यकाल, भारतीय संदर्भ में इस इतिहास का क्या कर रहे हैं अपन विभाजन कर रहे हैं, मध्यकाल। और फिर इसका जो तीसरा काल अपन देखेंगे वो होगा आधुनिक काल। कौन सा काल, आधुनिक काल। प्यारे बच्चों, जो प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल अपन ने देखा था, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल है, ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसको 3 भागों में अपन बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। अब ये जो प्राचीन काल है इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो मुख्य रूप से कब से मानी जाती है, ये मानी जाती है 600 ईसा पूर्व से। मैंने आपको बताया ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो सन होता है उसको ईसा पूर्व के रूप में लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट यानी उसके रूप में लिखते हैं। तो ईसा मसीह के 600 साल पहले इस प्राचीन काल की शुरुआत मानी जाती है। वहां से लेकर ये चलता है आपके 712 ईस्वी तक। 712 ईस्वी तक का जो काल है वो प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। यानी देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो इतिहास होता है, इतिहास को इसलिए वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए बांटा जाता है ताकि हमें पढ़ने में क्या हो, आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, अच्छे से अपन इतिहास को समझ सके। तो इसलिए मैंने आपको बताया जो प्राचीन काल है इसको 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का काल जो है वो प्राचीन काल है। फिर अपन बात करते हैं मध्य काल की। जो मध्य काल है, मध्य काल की बात शुरू होती है 712 से। 712 ईस्वी से अपन इसको शुरू करेंगे और इसको 1757 तक ले जाते हैं। कोई 1700 ईस्वी तक ले जाएगा, कोई 1707 तक ले जाता है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, वहां तक इसको रखता है। कोई प्लासी के युद्ध तक इसका वर्गीकरण करता है। प्रत्येक इतिहासकार जो इतिहास का वर्गीकरण है अपने अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है लगभग 1700 या 1750-57 यहाँ तक का जो काल है, 712 से लेकर यहाँ तक का जो काल है वो मध्य काल माना जाता है। अब 1757 के बाद से लेकर वर्तमान तक का जितना भी अपन आज तक का जितना भी इतिहास पढ़ते हैं, वर्तमान तक का जो इतिहास पढ़ते हैं वो किस में आता है, तो वो आएगा आपका आधुनिक काल में आएगा। वर्तमान तक का जितना भी इतिहास है वो आधुनिक काल में आएगा। अब प्यारे बच्चों, बात थी 600 ईसा पूर्व पहले की। 600 ईसा पूर्व पहले से लेकर 712 ईस्वी तक का जो काल है, जो प्राचीन काल है, इसमें अपन मुख्य रूप से किस किस का अध्ययन करते हैं। तो अपन थोड़ा सा इसमें जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपन एक इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं और इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं तो आपको बाहरी तौर पर इतिहास का संपूर्ण वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतिहास का वर्गीकरण अच्छे से पता है तो अपन जब पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा 12 की पूरी एनसीईआरटी की जो बुक है उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ पाओगे कि कौन से काल की बात चल रही है और ये कौन से काल से संबंधित आपका टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं जो प्राचीन काल है, इस प्राचीन काल के अंदर मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद के बारे में
हाँ, आपने प्यारे बच्चों महाजनपदों के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो महाजनपद काल है, इसके अंदर 16 महाजनपद अपन पढ़ते हैं। वो महाजनपद काल इसी प्राचीन काल से संबंधित है। इस महाजनपद काल में अपन मगध साम्राज्य को पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य। उसके बाद अपन देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद आगे से आगे जब अपन चलते हैं तो मौर्य के बाद का जो साम्राज्य आता है उसको कहते हैं मौर्योत्तर साम्राज्य। मौर्योत्तर साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य से बाद में आ जाता है गुप्त साम्राज्य। आपका कौन सा साम्राज्य आएगा? गुप्त साम्राज्य आएगा, गुप्त साम्राज्य। और गुप्त के बाद में गुप्तोत्तर साम्राज्य भी इसी के अंदर आता है। तो कौन सा? गुप्तोत्तर साम्राज्य। गुप्तोत्तर साम्राज्य जिसके अंदर हर्षवर्धन का काल शासन काल था। राजा हर्षवर्धन, इसके अंदर किसका? हर्षवर्धन का काल। हर्षवर्धन जो शासन हुआ करता था उसका काल जो होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिस अपन जैन और बौद्ध धर्म की अपन चर्चा करते हैं उसका संबंध भी भारतीय इतिहास के किस काल से है? तो प्राचीन काल से है। यानी जब अपन 600 ईसा पूर्व पहले की बात करते हैं तो इस काल से लेकर इसी के आसपास से शुरू होता है भारत में बौद्ध और जैन धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म वे जैन धर्म, वे जैन धर्म। तो ये दोनों धर्मों की जो चर्चा अपन करते हैं ये धर्म भी किससे संबंधित है? आपके प्राचीन काल से संबंधित है। तो अपन ने देखा प्राचीन काल है उसका जो समय सीमा है, समय का जो निर्धारण है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में अपन महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं जिसमें 16 महाजनपदों की अपन चर्चा करते हैं। फिर मगध साम्राज्य जो कि अपने आप बहुत बड़ा साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य, हाँ मौर्य साम्राज्य वही जिसमें कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था और उन्होंने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। वो संपूर्ण मौर्य साम्राज्य देखते हैं अपन। मौर्य साम्राज्य के बाद में मौर्योत्तर साम्राज्य यानी उसके बाद के काल को अपन देखते हैं और उसके बाद में आता है गुप्त साम्राज्य। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य है। फिर गुप्तोत्तर काल साम्राज्य के अंदर अपन देखते हैं हर्षवर्धन का काल और इसी दौरान अपन ने देखा चीन में बौद्ध धर्म। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए इन सब का संबंध जो है वो किससे है? तो प्राचीन काल से है। अब अपन बात करेंगे मध्य काल। कौन से काल की बात करेंगे? मध्य काल की। अब प्यारे बच्चों इस डिवाइडेशन का कारण क्या है? क्यों 712 को ही चुना गया? ऐसा क्या था 712 को जो बीच में से इसको मध्यकाल नाम दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम एक आक्रांता था, मुस्लिम आक्रांता, जिसने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस समय के बाद भारत में विदेशी जो मुस्लिम आक्रांता थे उनका अटैक होने प्रारंभ हो गए थे। और इस अटैक की शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम से। किससे होती है? मोहम्मद बिन कासिम जो था ये एक आक्रांता था, मुस्लिम आक्रांता था। हाँ, तो इस प्रकार की जो आक्रांता जो आक्रमण करने वाले मुस्लिम जो लोग थे उनका यहाँ पे अटैक होना प्रारंभ हो गया था। इसलिए 712 ईस्वी को चुना गया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब अटैक किया? तो 712 ईस्वी में किया था। फिर अपन बात करते हैं कि 757 ईस्वी को क्यों चुना है? क्या कारण है इस 757 ईस्वी को अपने चुना है? तो 757 ईस्वी के अंदर क्या होता है आपको पता होगा? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध इसके अंदर अंग्रेजों की क्या हुई थी? विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? तो अंग्रेजों की विजय हुई थी। इससे 1757 के बाद अंग्रेजों का जो साम्राज्य है भारत में पूर्णतया स्थापित होने लग गया था। हाँ, प्लासी के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजी साम्राज्य भारत के राजनीतिक जो साम्राज्य था उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करना प्रारंभ इन्होंने कर दिया था। तो 712 जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अटैक करता है और 1757 जब अंग्रेज प्लासी के युद्ध में जीत जाते हैं तो इसके बीच का जो काल है उसको अपन मध्यकाल नाम देते हैं। फिर अपन बात करते हैं आधुनिक काल की। कौन से काल की? आधुनिक काल की अपन चर्चा करते हैं। आधुनिक काल जो कि 1757 में जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया था उसके बाद में भारत में उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। इस काल से अंग्रेजों से बढ़ गया था। उस काल से वर्तमान तक का, आज से पहले तक का अपन जितना भी इतिहास पढ़ते हैं वो आधुनिक काल में पढ़ते हैं। तो ये अपन ने देखा कि जो जो इतिहास का जो वर्गीकरण था प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को भी अपने 3 भागों में बांट के देखा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हमने एक एक चीजों को देखने का प्रयास किया। मध्यकाल के बारे में भी ऐसे देखेंगे, आधुनिक काल के बारे में भी देखेंगे कि हमें किन किन चीजों को इनके अंदर पढ़ना होता है। तो प्यारे बच्चों ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए इन चीजों को चले और समझने का प्रयास करें किस प्रकार से भारत के इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। तो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट
स्लाइड के अंदर और देखते हैं कि ये जो प्राचीन काल है जिसकी अपन ने चर्चा की है, इस प्राचीन काल के अंदर अपन मुख्य रूप से किस किस का अध्ययन करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो महाजनपद है कौन है, जो महाजनपद है, इस महाजनपद 16 महाजनपद है, इनकी जो चर्चा करते हैं 16 महाजनपदों की, वो 16 महाजनपदों का इतिहास हम प्राचीन काल में ही पढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको पता होगा जो प्राचीन काल है वो 600 ईसा पूर्व से, कब से 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का जो समय है वो प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। फिर अपने इस महाजनपदों के अंदर देखा था मगध साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य के बाद मौर्योत्तर साम्राज्य, मौर्य के बाद का जो शासनकाल था उसको मौर्योत्तर नाम दिया जाता है। तो मौर्योत्तर साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य के बाद अपन बात करते हैं, वो करते हैं गुप्त काल की, है ना, गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल। फिर उसके बाद में गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल के अंदर अपन बात करते हैं राजा हर्ष की, यानी हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन का जो समय शासनकाल है वो उसको भी अपन किसमें पढ़ते हैं, इस प्राचीन काल के इतिहास में पढ़ते हैं। मैंने आपको और भी बताया था बौद्ध और जो जैन धर्म है, बौद्ध में जो जैन धर्म है, हाँ, इस धर्म का जो विकास जो प्रारंभ हुआ था वो इसी प्राचीन काल में ही हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये था प्राचीन काल के बारे में, एक एक करके मैं आपको वापस बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि किस प्रकार से कौन से काल में कौन सी घटनाएं घटित हुई। जब जब आप इसको प्राचीन काल के संबंध में कोई भी आप घटना इनमें से पढ़ोगे तो आपको तुरंत ये चीजें याद आ जाएगी, ये उस काल की बात है। अब अपन आगे चलते हैं प्राचीन काल के बाद में मध्यकाल की ओर। मध्यकाल जो है जिसका अपने टाइम पीरियड बताया था 712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी में बताया था। मोहम्मद का आक्रमण हुआ 712 में और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस काल में अपन कौन कौन सी चीजें देखते हैं, तो प्यारे बच्चों मध्यकाल में अपन जो चीज देखेंगे वो एक तो देखेंगे मुस्लिम आक्रांताओं, मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण, आक्रांताओं, मुस्लिम जो आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण, मुस्लिम जो आक्रांता थे उनका आक्रमण हुआ था। इसमें अरबों का आक्रमण भी इसको कह सकते हैं। अरब प्रायद्वीप से जो जितने भी मुस्लिम आक्रांता थे वो भारत में आए थे। इसके अंदर अपने 712 देखा मोहम्मद कासिम, फिर मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी जिसने भारत के ऊपर 27 बार आक्रमण किया था। 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ये वही मोहम्मद गजनवी है जो लगातार भारत पे क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। इसने लगभग भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था, 27 बार आक्रमण किया था। ये मुस्लिम कुछ आक्रांता थे। इसके बाद अपन देखते हैं मोहम्मद गोरी को, कौन सा, मोहम्मद गोरी को। हाँ प्यारे बच्चों मोहम्मद गोरी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़े गए थे उसके अंदर मोहम्मद गोरी से वो युद्ध हुए थे। तराइन के प्रथम युद्ध में इसकी हार हुई थी लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था। तो ये कुछ ऐसे मुस्लिम आक्रांता थे जिन्होंने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। और इस मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत में एक सल्तनत की स्थापना हुई थी, दिल्ली सल्तनत जिसको अपन कहते हैं। पूरा जो अपन पढ़ेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और वो देखेंगे कि मोहम्मद घोरी ने जब तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी उसके बाद में भारत में किस प्रकार से एक सल्तनत की स्थापना होती है जिसे अपन नाम देते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत प्यारे बच्चों अपन इस दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारे अलग अलग वंशों के शासकों ने शासन किया, तो अपन उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी जो दिल्ली सल्तनत है वो पूर्ण थी अपन किसमें पढ़ेंगे, इस मध्यकाल में। दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश, इसमें क्या आएगा, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के अंदर अलग अलग वंश के शासकों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश प्यारे बच्चों, और गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, लोधी वंश। प्यारे बच्चों जो दिल्ली सल्तनत है जो कि मोहम्मद गोरी के द्वारा तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद में भारत में एक सल्तनत की स्थापना हुई थी। वो दिल्ली के अंदर अलग अलग वंशों के शासकों ने यहाँ पे शासन किया था। उसके अंदर सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोधी वंश। हाँ प्यारे बच्चों अंत में जब 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध, उसके अंदर
इब्राहिम लोदी को कौन हरा देता है? बाबर हरा देता है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर जो कि क्या था? मुगल था। एक तो अपन देखेंगे इसके अंदर दिल्ली सल्तनत देखेंगे, दूसरी देखेंगे मुगल वंश। कौन सा वंश देखेंगे? मुगल वंश। क्योंकि मुगल वंश का जो पहला शासक था, संस्थापक शासक था बाबर। उस बाबर ने 1526 में, कब? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें लोधी वंश के अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इस इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? परास्त किया था। परास्त करके इस भारत में किस वंश की स्थापना डाली थी? वंश की स्थापना की थी तो मुगल राजवंश की स्थापना की थी। तो ये जो मुगल राजवंश था, इस वंश की स्थापना करने वाला बाबर, जो कि दिल्ली सल्तनत के बाद अपन किसको पढ़ते हैं? तो मुगल वंश को इसमें पढ़ते हैं। अपन ने देखा था कि मध्यकाल में अपन किस किस को पढ़ते हैं? तो मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण, मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसमें मोहम्मद गजनवी हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद गोरी हो, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत को, संपूर्ण जो दिल्ली सल्तनत है उसको जो पढ़ेंगे, जिसके अंदर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन सब को अपन दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। ये भी मध्यकाल में पढ़ते हैं। उसके बाद में लोधी वंश का अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोधी, उसको हराकर मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इस मुगल साम्राज्य को भी अपन किसमें पढ़ते हैं? मध्यकाल में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस मध्यकाल के अंदर अपन भक्ति काल, भक्ति आंदोलन व सूफी संतों, भक्ति काल व सूफी संतों को भी इसी में पढ़े। भक्ति काल इसी में आता है। सूफी संत, जो मुस्लिम धर्म के जो संत है जिनको सूफी कहा जाता है, तो सूफी संतों के बारे में भी इसी काल में, मध्यकाल में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपन ने देखा कि जो आपका मध्यकाल है, मध्यकाल में हम अरबों के आक्रमण को देखते हैं, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, दिल्ली सल्तनत, इन सबको देखते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं मुगल काल को, और मुगल काल के अलावा अपन देखा भक्ति और सूफी संतों के बारे में अपन ने पूरा देखा। तो ये समस्त जो जानकारी थी वो मध्यकाल से संबंधित थी। अपन 12वीं की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है आपकी, उसके अंदर इस दिल्ली सल्तनत के बारे में एक पूरा आपका पाठ है, तो उसके बारे में भी अपन इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इतिहास को अच्छे से समझ सको कि इतिहास आखिर किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार से इतिहास में अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब अपन चलते हैं आधुनिक काल की ओर। किस काल की ओर? आधुनिक काल की ओर। तो मैंने आपको बताया कि जो आधुनिक काल का जो समय है वो आपके शुरू होता है 1757 ईस्वी से अब वर्तमान तक का, या आज से पहले का जितना भी अपन इतिहास पढ़ते हैं, ये समस्त जो इतिहास अपन पढ़ेंगे वो आधुनिक काल में पढ़ते हैं। आधुनिक काल 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को क्या मिली थी? विजय प्राप्त हुई थी, और उस विजय के बाद ही इस आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस आधुनिक काल के अंदर अपन जो जिन चीजों को पढ़ते हैं उसके अंदर एक तो अपन सबसे पहले देखते हैं अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजी साम्राज्य, जिसके अंदर मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर क्या किया था? शासन स्थापित किया था, और उन्होंने भारत को क्या बनाया? उपनिवेश बनाकर इसके ऊपर वर्षों तक शासन किया था। जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, यहाँ से इस अंग्रेजों की भारत के राजनीतिक परिदृश्य के अंदर सीधा डायरेक्ट हस्तक्षेप होता है। वो 1947 तक लगातार भारत के ऊपर क्या करते हैं? शासन स्थापित करते हैं। जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, तब तक अंग्रेजों का शासन बना रहता है। तो अपन इसमें अंग्रेजी साम्राज्य देखते हैं, और यूरोपीय जो साम्राज्य, अंग्रेजों के अलावा जो पुर्तगाली, डच वगैरह थे, तो इन यूरोपियन साम्राज्य जो कि भारत के इन्हीं हिस्सों पर इन्होंने क्या बनाया था? अलग अलग हिस्सों पर उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो यूरोपियन साम्राज्य के बारे में अपन पढ़ते हैं। अंग्रेजी आ गया। अंग्रेज भी खुद क्या थे? यूरोपियन थे, तो ये इसी के अंदर भी शामिल हो सकता है, यूरोपियन साम्राज्य। इसके अलावा अपन देखते हैं उत्तर मुगल काल को देखते हैं। उत्तर मुगल काल, हाँ क्या बच्चों, अपन ने देखा था जो मुगल काल है वो मध्य काल में अपन ने देखा था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, तो उसके बाद में भारत में मुगल वंश की क्या हुई थी? स्थापना हो गई थी। लेकिन मुगल वंश जो है वो आपके 1857 की क्रांति, भारत में जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति तक भारत में मुगल शासन वंश बना हुआ था। हालांकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की शासन होने की वजह से मुगलों का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया था, लेकिन मुगलों के राजा 1857 तक बनते रहे। यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद के शासनकाल को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1707 के बाद, 1707 से 1857 का जो मुगलों का काल है, इसको अपन उत्तर मुगल काल के बारे में नाम से जानते हैं। इस काल में मुगल उतने मजबूत नहीं रह पाए, क्योंकि इस काल में अंग्रेजों का शासन हो गया था। मुगल बस नाम मात्र के शासक हुआ करते थे। तो अपन ने ये सारी चीजें देखी कि किस प्रकार से आधुनिक काल में यूरोपियन साम्राज्य के बारे में अपन पढ़ते हैं, किस प्रकार यूरोपियन कंपनियों ने भारत के ऊपर आकर अपने उपनिवेश बनाए, जिसके अंदर अंग्रेजी साम्राज्य सबसे प्रमुख था।
उसके अलावा अपन ने देखा उत्तर मुगल काल, जो कि 1707 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु से 1857 तक ये चल रहा था। तो ये सारी चीजें अपन जो चीजें देखते हैं वो आधुनिक काल में देखते हैं। और इसके साथ ही अपन देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता के लिए भारत के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी उसका जो इतिहास है वो भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, आधुनिक काल के अंदर पढ़ते हैं। इतिहास का जो काल है आधुनिक काल, इसमें इन सब चीजों की अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें थी जिसके संबंध में अपन ने पूरे इतिहास के संबंध में जाना। अपन ने ये देखा कि इतिहास आखिर होता क्या है, इतिहास क्या होता है, इतिहास का किस प्रकार से अपन काल निर्धारण करते हैं, यानी समय का निर्धारण कैसे किया जाता है इतिहास में। फिर अपन ने देखा इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इतिहास का क्या किया जाता है, इतिहास का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इतिहास का वर्गीकरण देखा अपन ने। और वर्गीकरण को अपने बड़ी डिटेल से देखा, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल को भी अपन ने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में बड़े अच्छे आराम से अपन ने ये सारी चीजें अपने देखी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये इतिहास के बारे में ये परिचय यानी ये जानकारी पढ़कर इसके बीच में अपन एक चीज ये भी देखा था, इतिहास की जो जानकारी के स्रोत क्या लिखे थे, जानकारी के स्रोत के हमें इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो इस जानकारी के स्रोत को भी हमने देखा था। तो ये सब चीजें जानने के बाद आपको इतिहास के संबंध में एक मोटा मोटा अंदाज आपको लग गया होगा कि आखिर इतिहास किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से उसका वर्गीकरण है, कौन से काल में हम कौन सी चीजों को पढ़ते हैं। अब हम अगले वीडियो के अंदर आपका जो पहला पार्ट है हड़प्पा सभ्यता से लेकर यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको लेकर जो आपका पहला पार्ट है उससे हम विधिवत रूप से अपन क्या करेंगे, इतिहास की शुरुआत करेंगे। शुरुआत के अंदर ही, शुरुआत से लेकर अंत तक आपको समस्त बातों का जो इतिहास के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसका अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, अच्छे से आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आप साथ के साथ वीडियो देखते रहे, उन चीजों को नोट डाउन करते रहे। ये आपके लिए बहुत ही चीजें क्या होने वाली है, हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आप सबको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो का समापन करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जैसे और भी अन्य बच्चों को ये चीजें, सारी चीजें देखने का मौका मिल सके और वो भी इस जानकारी से रूबरू हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।